नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमने जीके जीएस की सीरीज चलाई है, इस जीके जीएस के सीरीज में आज आप 13वीं वीडियो को वॉच करेंगे। इससे पहले हमने आपको 12 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे और पीडीएफ के साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभी है रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम हुई है, 1 या 2 दिन हुई है। मैं कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एग्जाम कब से है ना। कुछ बच्चे आज कमेंट किए थे तो पता चला, तो मैंने इंटरनेट वगैरह के माध्यम से देखा कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। हालांकि कोई ना कोई अपलोड करके ही रखता है ना। तो जो क्वेश्चन हमने देखा उसमें से जो है अधिकांश क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे, तो बड़ी खुशी हुई कि चलिए, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हम उसी प्रकार की फायदा आपको करा के देंगे जैसे पास्ट में हमने एसएससी में करा के दिया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। एक प्रश्न में कई सारे फैक्ट होते हैं तो आपको झेलना है, और ये फैक्ट आपका जहरीला होता है जो आने वाले सभी एग्जाम में आपको काम आएगी। ठीक है, अगर मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न के जो कोई भी प्रश्न है उस बेस से उस प्रश्न को एग्जामिनर ने छेड़ा है, तो अगर बच्चे अगर ध्यान से सुन लिए मेरे क्लास को तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा जी, ये तो गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के किस भूतपूर्व सीईओ को फरवरी 2023 में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ईडी के तौर पर नियुक्त किया गया था? तो जो आपका विश्व बैंक में ईडी के तौर पे नियुक्त किए गए, और क्ल्यू क्या है, तो नीति आयोग में सीईओ के पोस्ट पे भी रह चुके हैं वो इंसान। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। आंसर है इसका दादा परमेश्वरम अय्यर। ठीक है भैया, ये जो अभी नीति आयोग में सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम साहब, उनके पहले जो थे उनकी जो है विश्व बैंक में ईडी के पोस्ट पे चले गए, इसीलिए पोस्ट वैकेंट हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब हम पहले विश्व बैंक को बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ भले आप मेरी पीडीएफ परचेज करते हो, पीडीएफ के साथ पढ़ाई करते हो, मौखिक रूप से बहुत जरूरी है वीडियो अटेंड करना। अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिंक करता हूँ चीजों को ताकि आपको याद रहे। ठीक है भाई, आइए, विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? मैंने ही आपको बताया है कि 1944 में होती है, लेकिन अगर ऊपर में क्वेश्चन लिख दिया जाए कि विश्व बैंक ने अपना पूर्णतः कार्य कब स्टार्ट किया, तो 1945 आंसर करना है। इसके अलावा विश्व बैंक के साथ ही एक और संस्था का स्थापना हुआ था जिसका नाम है IMF, है ना। ये दोनों ही संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC के अंदर है। और वाशिंगटन DC कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर है। ठीक है भाई, एक वाशिंगटन सुंदर भी है जो खिलाड़ी है क्रिकेट के भारत के। ठीक है, चलिए, मजाक था, है ना। तो ये हो गया। अभी विश्व बैंक में जो है प्रमुख कौन है? तो अजय सिंह बंगा है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है जिन्होंने डेविड मालपास का स्थान लिया है। तो अभी विश्व बैंक में खाली भारतीयों का बोला वाला है। और आप देख रहे हैं कि ईडी के तौर पे परमेश्वरम अय्यर साहब भी चले गए हैं। ठीक है, बाद में की और भी आप विश्व बैंक में नाम जोड़ सकते हैं इंडिया का लोगों का, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, विश्व बैंक से। इसके अलावा विश्व बैंक और IMF में क्या फर्क है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में राइज हुआ था। एक एक बात को ध्यान रखेंगे। IMF जो है ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है अपने सदस्य देशों का। अल्पकालीन मतलब मध्यम समय के लिए, कम समय के लिए। विश्व बैंक जो है ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालीन मतलब अधिक समय के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन में आप सिंधु श्री खुल्लर देख रहे हैं, ये सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग जब जन्म लिया था 2015 में, तो ये प्रथम CEO बनी थी नीति आयोग के अंदर, और एकमात्र महिला CEO भी है अब तक जो है। इनके अलावा कोई और महिला CEO यहाँ पे नहीं बना है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग में प्रथम महिला CEO, तो सिंधु श्री खुल्लर ही मारना, है ना। इसके अलावा परमेश्वरम अय्यर, ये अभी जो है अभी नीति आयोग में जो CEO है BVR सुब्रमण्यम, उनके पहले परमेश्वरम अय्यर साहब था। इन्हीं पे तो क्वेश्चन है ये राहुल खुल्लर यहाँ पे नीति आयोग में कभी भी जो है CEO के पोस्ट पे नहीं रहे हैं, लेकिन विश्व बैंक में ईडी के पोस्ट पे 2020 में जरूर सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग में CEO है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी जी 2015 में। किसको रिप्लेस किया था? तो योजना आयोग को रिप्लेस किया था, है ना। योजना आयोग को रिप्लेस किया था। इसके अलावा नीति आयोग क्या क्या करता है और किसका मेन मोटो क्या है, तो आइए समझते हैं। नीति आयोग जो है इसका काम है, सबसे मेजर काम में आप कह सकते हैं, एक तो MPI इंडेक्स जारी करता है इंडिया में। ये भी आपसे पूछा जाता है MPI इंडेक्स कौन जारी करता है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक।
सूचकांक ये करता है भैया आपका नीति आयोग। गरीबी रेखा का जो है अनुमान भी लगाते हैं नीति आयोग, लेकिन इसमें जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का मदद लिया जाता है क्योंकि डाटा यही कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा नीति आयोग का और क्या मोटो है, राज्य और केंद्र के बीच पृष्ठभूमि का कार्य करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। इसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो सत्ता में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, तो वर्तमान में कौन होंगे, मोदी साहब होंगे। उपाध्यक्ष कौन होते हैं भैया, अरविंद पनगड़िया। ये अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन से वित्त आयोग चल रहे हैं अभी, तो अब हो गया भैया 16वां वित्त आयोग। और वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के थ्रू कौन करते हैं, तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। वित्त आयोग पंचवर्षीय निकाय है। मैं कहीं से कहीं बात करूंगा, बर्दाश्त कीजिएगा, 6 महीना बर्दाश्त कर लीजिए, फिर आप जो है शायद मुझे याद न करें, क्योंकि एक बार चले जाने के बाद बच्चे याद नहीं करते हैं। मैं देखा हूं ऐसे में बहुत सारे बात हो रही थी पहले, लेकिन जब जिस का जॉब लग गया कभी एक मैसेज भी नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा सुमन कुमार बेरी ये वर्तमान में कौन है, अरे कहीं खुश रहो, सिलेक्ट हो जाओ, बातचीत तो होती ही रहती है। सुमन कुमार बेरी भैया ये कौन है, वर्तमान में जो है नीति आयोग में उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो है ये किनका स्थान लिया था, तो राजीव कुमार साहब का स्थान लिया था, और राजीव कुमार के नाम से ही अभी जो है चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये सभी बातों को लिंक करेंगे। इसके अलावा नीति आयोग के संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की जो है सदस्यता दिए गए हैं, तथा जो भी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं उनको जगह दिया गया है, ठीक है। राहुल खुल्लर को 2020 में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के तौर पे सिलेक्ट किया गया था। मैंने ऑप्शन देखते ही बताया था। इसके अलावा भी बता दिया हूं कि ये जो है आपके फरवरी 2023 में सिलेक्ट हुए हैं परमेश्वरम साहब, और इनका कार्यकाल 3 सालों के लिए तय किया गया है विश्व बैंक के अंदर ईडी के रूप में। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के पदेन सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। बीबीआई कर लीजिएगा इसे, है ना। नीति आयोग में पदेन सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। राज्यसभा में पदेन सदस्य की जो है नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। पहले जो है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करते थे, लोकसभा में प्रेसिडेंट, और राज्य के विधानसभा में गवर्नर, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया, है ना। इनके अलावा तो पीएम करते हैं आपका नीति आयोग में पदेन सदस्यों की नियुक्ति, लेकिन हायर कितना, अधिकतम कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं पदेन के सदस्य के रूप में, तो 4 गो के, ठीक है। इसके अलावा जो सीईओ होते हैं ना, इनसे पूछा गया आपके किसी स्टेट के पीसीएस में कि ये जो सीईओ होते हैं नीति आयोग के अंदर, ये किस रैंक के होते हैं, किससे मेल खाते हैं। ऑप्शन में सचिव, वजीर, जो भी होते हैं 4 ऑप्शन, तो ये सचिव के स्तर के अधिकारी है। इसे केंद्र सरकार का आप सचिव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं, न तो राष्ट्रपति न लगा देना, ठीक है। और नीति आयोग कैसा निकाय है, तो असंवैधानिक या सलाहकारी निकाय है, या फिर गैर संवैधानिक निकाय है, या फिर वैधानिक निकाय है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक निकाय आपको नहीं कहना है, ठीक है। और वैधानिक भी नहीं कहना है, क्योंकि ये पूर्णतः कानून से मेल नहीं खाता, ठीक है मेरे भाई। तो सलाहकारी कह सकते हो या फिर गैर संवैधानिक कह सकते हो। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान योजना को कब शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए अप्रैल आने वाली 1-2 महीने में, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन पे झांके एग्जामिनर, ठीक है। तो ग्राम उदय से भारत उदय योजना का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया था, और 14 अप्रैल आप जानते हैं कि क्या है, तो 14 अप्रैल का जो है अंबेडकर साहब से जुड़ा हुआ ये डेट है। इनके 125वीं जयंती पर ये योजना को चलाया गया था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चले था, ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम के तौर पे लिया गया था। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलाया गया था उस समय, ठीक है। और इसका क्या मोटो था कि ग्राम में स्थानीय निकाय जो है, जो पंचायत होते हैं ना, उसे स्थानीय निकाय भी कहते हैं। और अगर इसी चुनाव करवाने के लिहाज से अगर यही शब्द मैं बोलूं स्थानीय निकाय, तो समझिएगा राज्य के चुनाव आयोग की बात हो रही है। अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो कोर्ट के तरफ नहीं झांकना है, ग्राम पंचायत के तरफ झांकना है, ठीक है मेरे भाई। ये सब बात को धीरे धीरे समझ जाइएगा आप, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इसका मोटो था कि भाई स्थानीय स्वशासन में सुदृढ़ता लाके जो है ग्रामीण स्तर को अच्छा किया जाए, ठीक है भाई। इनके अलावा 24 अप्रैल को क्या हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने की यह तिथि है। इसी कारण हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं 24 अप्रैल को। गिरिराज सिंह वर्तमान में इनके मंत्री हैं। इनके अलावा सागरमाला परियोजना ये 31 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। मैं 2015 के जो योजना है उनको दिखा
दिखा रहा हूँ, आपके सामने परोस रहा हूँ। तो ये बंदरगाहों का विकास से है। और बंदरगाह का विकास किस रूप में करना है कि मान लीजिए ये तट है और ये आपका बंदरगाह है, तो इसे जो है रेल के कनेक्टिविटी से जोड़ने वाली परियोजना था आपका सागरमाला परियोजना। ठीक है भाई। इसके अलावा उदय योजना, ये उदय योजना क्या था? तो ये था कि जो कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो बिजली वितरण करने वाली कंपनियां हैं, चाहे तो ये पीएसयू है या फिर सरकारी है, तो उन कंपनियों को जो है ना वित्तीय सुधार के लिए फैसिलिटी मुहैया कराना, ये था भैया उदय योजना। एगो था उड़ान योजना। उड़ान योजना था पूरे देश का आम नागरिक, ये हवाई सुविधा मुहैया कराने के लिए था। एगो था उड़ान योजना। ये उड़ान योजना जो है ये झारखंड और राजस्थान दोनों जगह महिलाएं या बच्चियों से संबंधित योजना था। ठीक है भाई। तो चीजों को तोड़ मरोड़ के पढ़िए ताकि काम आए। स्किल इंडिया मिशन का कार्यक्रम शुरुआत 2015 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 2022 तक युवाओं में कौशल विकास जागृत करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये एक अलग योजना है। इस योजना की शुरुआत भी 2015 में हुई थी। इस योजना की मंत्रालय सबसे अधिक बार पूछे जाने वाली मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इस योजना से क्या होती है कि युवाओं को ट्रेनिंग देता है ताकि आगे की जो है रोजगार की अवसर जो है सुलभ हो, आसानी से प्राप्त हो। उज्ज्वला योजना है ना, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगा, देखिए मैं लास्ट में क्या लिखा हूँ, है ना। उज्ज्वला योजना क्या है भाई, इसमें नहीं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। इस वीडियो में आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो भाई, कुछ तो दिमाग पे असर डालो, है ना। उज्ज्वला योजना ये आपका एलपीजी से है, उजाला योजना एलईडी से है, मुद्रा योजना लोन वाला है, जनधन योजना प्रधानमंत्री जनधन 2014 वाला खाता खोलने से है, किसान सम्मान निधि योजना 2019 किसान को आर्थिक मदद 6000 रुपया सालाना, स्वनिधि योजना जो आपका ठेला के विक्रेता है, जो फुटपाथ के वेंडर है, उनके लिए था लोन देने का योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेटेस्ट है, 2023 में ये योजना का घोषणा किया गया है। कम दाम पे कारीगरों को लोन दिया जाएगा ताकि अपना जो है आरी वगैरह खरीद सके, है ना। डिजिटल इंडिया मिशन है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना घर वाला, लेकिन दो गो है, वो 2015 में, वो 2016 में, वो शहरी है, वो ग्रामीण है। तो जो आपका ग्रामीण है ना, इंदिरा गांधी वाला योजना था ना, इंदिरा गांधी आवास योजना, उसी का नाम बदला हुआ है। ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन समझ रहे हैं ना, 100 गो शहर को पकड़ के उसको जो है स्मार्ट तरीके से ढालना, अंतिमा शहर बन गया है। ये कौन था भैया? मेघालय का शिलांग। अटल पेंशन योजना, इसमें लाभार्थी का उम्र कितना रखा गया है? उम्र ज्यादा पूछता है, 18 से 40 वर्ष रखे गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 18 से 70 वर्ष होगा, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इसमें 18 से 50 वर्ष होगा। तो ये जो है उम्र वाला फैक्टर है, यहां से क्वेश्चन आता है। यहां पर करीब मैंने 20 के करीब योजना आपको याद दिलाया है। अब आगे का काम प्रभु जी आपके हैं। ठीक है भैया, चलते हैं। जीआई टैग चिन्हित वस्तुओं में भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक है? उत्तर प्रदेश का रैंक आपसे डिमांड कर रहा है एग्जामिनर तो नहीं हूं मैं, फिर भी भैया समझ लीजिए ना, 2 मिनट के लिए समझने में क्या जाता है। ठीक है। तो ये दूसरा है भैया, जीआई टैग से सम्मानित सबसे अधिक वस्तुएं तमिलनाडु की है। और सबसे बड़ी बात है, इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो, है ना, रामसर साइट से। रामसर साइट की भी सेम कहानी है। पहला स्थान आपका तमिलनाडु का है और दूसरा स्थान यूपी का है, सबसे अधिक रामसर साइट चिन्हित स्थल में। ठीक है। तो ये जीआई टैग और रामसर साइट को एक के जगह याद रखिएगा। इसके अलावा आप जीडीपी में भी याद रख सकते हैं इस तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को। कैसे? आप जानते हैं कि 2023 में आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में महाराष्ट्र सबसे ऊपर, 2 नंबर पे कौन होता था? तो तमिलनाडु 2022 में था, तो इसे धकेल दिया है ना। और आगे है भैया यूपी। तो तमिलनाडु और यूपी का गठबंधन हर जगह चलेगा, 2-3 क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। इनके अलावा गठबंधन तो टूटा है बिहार में भैया। इसके अलावा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश बता दिया। उत्तर प्रदेश में जो लेटेस्ट जीआई टैग दिया गया, जो करंट सेक्शन से आपके क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि एक दिन मैं और इन चीजों से आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। बनारसी पान बहुत पतला पान होता है, बढ़िया पान होता है, मैंने खुद खाया है इसको। लंगड़ा आम, इसे मालदा आम कहते हैं। गुठली इसका बहुत पतला होता है, काफी मीठा होता है, लेकिन इसका दूध अगर मुंह में चला जाए तो फिर बड़ा दिक्कत होता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, इसका है हाथरस हींग है। ये हींग खाने में हींग डालते हैं, पाचन क्रिया सही रहती है। नगीना लकड़ी सिर्फ रामनगर का भाटा गोल वाला व्हाइट कलर की, है ना। इसके अलावा आंदम चीनी चावल, बखीरा ब्रॉस बेयर, ये सबको लेटेस्ट दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के जीआई टैग से सम्मानित चीज है। देश में सभी रामसर साइट में सबसे अधिक स्थल तमिलनाडु का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जीआई टैग और रामसर साइट को एक जगह चिन्हित करेंगे। पहला रामसर साइट याद कीजिए अपने मन में, और पहला रामसर शहर याद कीजिए, है ना। याद आया तो बढ़िया है, नहीं याद आया तो कॉमेंट करके पूछिएगा। उत्तर प्रदेश 2023 में तमिलनाडु राज्य को पीछे छोड़ते बता दिया जीडीपी में। अच्छा, एक रिकॉर्ड
रिकॉर्ड और बनाया है उत्तराखंड। उत्तराखंड 2 रिकॉर्ड बना के चल रहे हैं अपने साथ, तो इसे सीए करंट अफेयर के क्वेश्चन में लेंगे। एक रिकॉर्ड क्या है कि इंडिया में पहला ऐसा राज्य जहां धारा 44 यानी आर्टिकल 44 जो है आपका लागू कराएगा अपना सर्वसम्मति से, तो ये है भैया उत्तराखंड। बहुत सारे राज्य इसके अपोजिट, जैसे साउथ के कई ऐसे स्टेट है जहां पे इन चीजों की बात उठ के बंद हो गई, और ये जो है उत्तराखंड ये खुद लागू करवाए हैं, लेकिन ये फर्स्ट है। लेकिन आप बहुत दिन से पढ़ते आए हो कि भैया गोवा में, उत्तराखंड जो गोवा में है, ये आर्टिकल 44 हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गोवा को हम आजादी के बाद बहुत दिनों के बाद रिलीज करवा पाए थे 1961 में। 1961 में रिलीज करवाया तुरंत मतलब है ना, उसी के आसपास 12वां संविधान संशोधन करके इसे यूटी बना दिया, क्योंकि कोई इस पे फिर से हथियार न ले। अब फिर हम इसे 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा इंडिया के सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, तो ये गोवा का कुछ कहानी है, ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर दिया हूं। तो हाँ, मैं कहा था कि भाई 44 आर्टिकल लगा है, फिर भी गोवा पहला क्यों नहीं है? तो जब गोवा को हमने पुर्तगाली से लिया था, है ना, जीता था या छीना था, तो उसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगाली ने पहले ही वहां से, ये परंपरा में था कि वहां पे आर्टिकल 40 जैसा जो है चीजों को लगा के रखा गया था, तो ये चीज एक चलन में बन गई। ठीक है, आप जानते हैं गोवा जो है पर्यटन स्थल, काफी बड़े पैमाने पे पर्यटन आते हैं विदेश से, और देसी पर्यटन भी, है ना। आपको भी जब जॉब लग जाए तो एक बार जाना, बीच की मदद ले, मतलब क्या बोलते हैं उसको भैया, मजे लेके आना। ठीक है, इसके अलावा हो गया ये, है ना। तो यहाँ पे ये उत्तराखंड क्या किया, तो एक तो मैंने ये बताया कि भाई 44 लगाया, दूसरा क्या है कि इसके एक ही साथ जो है 18 चीजों को जीआई टैग मिला है। जैसे आपको एक बार याद होगा कि इसरो ने एक ही साथ बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करके जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया था, ले भाई आंसर करो, उसी प्रकार से ये भी बन गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के देश में जो है, उत्तर प्रदेश के देश में नहीं भैया, उत्तर प्रदेश राज्य में पहला जल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, ये मैं कल भी बताया था, इंपोर्टेंसी रखती है। पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कहां पे होगा, मन में बताइए, छापिए, मेरठ में होगा, है ना। इसके अलावा है ना, उत्तर प्रदेश में गाय की जनसंख्या कराई जाएगी, है ना। इनके अलावा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इनके जो है चीफ आपके जो है आर्किटेक्चर कहिए या फिर वास्तुकार कहिए, ये कौन है, सोमपुरा साहब हैं। इनके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, आधा मिनट, 5 सेकंड का समय लेंगे भैया। एक जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए हमने 70 रुपए की एक पीडीएफ प्लान रखा है, इसमें हमारे 113 क्लास की आपको मिलेगा इसी प्रकार से धुआंधार मटेरियल। ठीक है, लेकिन शर्त ये है, मैंने आपको बताया है कि 80% से अधिक क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए से नहीं आता है तो आपका पैसा भी मैं रिटर्न करने को तैयार हूं, और उसके बाद जो भी आप कहोगे वो भी मानने को मैं तैयार हूं। ठीक है भाई, शर्त क्या है, तो हमारा प्लेलिस्ट भी देखिए, और जो मैं ये मौखिक रूप से बिना नॉन स्टॉप मुंह को दर्द दिए हुए बोल रहा हूं, इन बातों पे अमल करना है और पीडीएफ को पढ़ के एग्जाम दे के आना है। ये है भैया 70 रुपए के एसएससी के लिए। बाद में कि 35 के 2 और चल रहे हैं, एक तो आपका बीएसएससी के लिए और एक आपका चल रहा है भैया यूपी पुलिस, जो आप देख रहे हो, है ना। यूपी पुलिस में आपके कितने क्लासेस आएंगे, तो आपके 25 आएंगे। बिहार एसएससी में कितने, तो 35, और एसएससी के लिए टोटल कितने क्लास हैं, तो 113। इसके मैक्सिमम क्लास हो गए हैं, लगभग 90 क्लास हो गए हैं, उसका पीडीएफ आपको तैयार मिलेगा। ठीक है, नीचे आपका और भी दिया गया, अगर आप कंबाइंड कर लें, बोथ 1 और 2 ले लें तो 90, मात्र 20 बार आने से हो जाएगा। और या फिर अगर कोई बच्चा यूपी ना बिहार का है, एसएससी बिहार दोनों लेना चाहता है तो 90, अगर कोई टोटल लेना चाहता है तो 100। अगर 100 का ले लिया ना, पढ़ के नहीं निकला ना, तो भाई 100 का 500 मेरे से लेके जाओ। ठीक है भैया, चलिए, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध का शक्तियों के विभाजन के आधार पर संवर्धित किए गए हैं? अब ये अच्छा लोगे कैसे भाई, बकवास तो कर दिए हम कि कहाँ कैसे लेना है आपको, लेकिन लोगे कैसे, है ना भाई। ये तो आपका टाइम खराब किया तो बकवास ही है ना, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं चाहता हूँ आप पास हो, है ना भाई। तो ये जो है आपका, ये जो नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, ओनली फोन नहीं करना है। ठीक है, इनके अलावा या फिर इसी वीडियो या फिर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके बात कर सकते हैं। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य का संबंध का शक्तियों के विभाजन के आधार पर संदर्भित किए गए हैं? देखिए, अधिकांश बच्चे जो अच्छे धुरंधर अपने को 30 मार्क हाँ कहता है ना, मैं बता रहा हूं ना, पहले मैं भी पढ़ता था, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि संविधान में भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, इसी में हम जो है कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है भाई, यही इसी में हम आधा दिन भाग है कंफ्यूज जाता है, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, देखिए, ये जो केंद्र राज्य संबंध की जिक्र है ना, ये भागों में है और अनुसूचियों में है, तो आपका आंसर तो बदलेगा ना भाई, दोनों जगह सेम थोड़ी हो सकता है। भाग है 22 यानी 25 में विभक्त, अनुसूची 12 को है, तो कुछ तो होगा भाई, काला गोरा की भेद, है ना। तो ये जो है आपका अनुसूची में है ना, ये कौन से अनुसूची में है आपका, कहाँ गए भैया, केंद्र राज्य संबंध, तो ये आपका जो है 7वीं अनुसूची में है।
ठीक है। और ये जो है आपका भाग की बात करेंगे तो भाग में जो है फिर अलग कहानी होगी, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा भी अगर आपसे पूछे कि कौन से अनुसूची में जो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में उपबंध है तो 7वीं अनुसूची मारिएगा। यहाँ पे 7 लिखना मैं भूल गया हूँ, है ना, और यहाँ पे 7 को 7 लिखा गया है तो मैं इसे सही करके दूंगा, है ना। बाद में कि संघ सूची में 100 विषय है, राज्य में 61 है और समवर्ती सूची में 52 विषय है, ये भी रखिएगा याद, काम आ जाएगी, ठीक है। संविधान के भाग 11 जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है, जो आर्टिकल 245 से 263 के मध्य में स्थित है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक आपने देखा भाई अनुसूची 7 और भाग कौन सा होता है तो 11 होता है। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था। ये भी जो है आपका केंद्र राज्य संबंध के सिफारिश हेतु ही गठन किया गया था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा 1983 अपने लिए लकी है, फर्स्ट वर्ल्ड कप हम जीते थे 1983 में। इसके अलावा संविधान निर्माण के समय जो आपका 22 भाग था, है ना, 395 आर्टिकल और 8 आपके जो है अनुसूचियां थी। वर्तमान में यह आंकड़ा बदल गया है, 22 से 25 हो गए हैं। ये 25 कैसे होते हैं, 4 का 4 का ए, 9 का 9 का ए, 9 से 9 का बी, ठीक है। इसके अलावा है तो वैसी नंबरिंग में लेकिन गिनोगे तो 25 हो जाएगा। इसके अलावा 12 अनुसूचियां 4 संविधान संशोधन के द्वारा है, आर्टिकल 450 से भी अधिक है। संविधान के भाग 3 से लेके हम कम से कम 11 तक हमको कंठस्थ होना चाहिए और लास्ट के 3-4 कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी पैर वहीं जमा रहे जैसे अंगद ने जमाया था रावण के दरबार में, अंगद ही था ना, अभी तो मैं भूल रहा हूँ, शायद वही था, है ना। तो ये संविधान में भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से है, 12 से 35 आर्टिकल है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा के यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं संविधान का। इसके अलावा मैंने आपको कल कैटेगराइज करके बताया था, कल कौन सी वीडियो अपलोड किए थे हमने एसएससी के लिए, तो वहां पे बताया था कि मौलिक अधिकार 6 को कैसे कैटेगराइज करते हैं। समानता का राइट है, फिर हमारा स्वतंत्रता का राइट है, शोषण के विरुद्ध राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यक हित है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। लेकिन एक में एक आर्टिकल नहीं, एक से अधिक आर्टिकल है। तो जो बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको बताया ना कि पूरा ही कंटेंट देखा कीजिए, आप जो है एकदम सही जगह पे जाओगे भाई, है ना। भाग 4 जो है डीपीएसपी से है, 36 से 51 के बीच में है। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राज्यों को कल्याणकारी बनाना, है ना। इनके अलावा इस डीपीएसपी के अंदर भी 3 कैडर में जो है आपका बांटा गया है, 3 भागों में, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी, ठीक है। इनके अलावा डीपीएसपी किसी भी सूरत में न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, लेकिन मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होता है, जैसा कि मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था। भाग 5 में संघ का वर्णन है, 52 से 151 तक की आर्टिकल है। भाग 6 में, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के भाग 6 में, माफ कीजिएगा, राज्य है, भाग 6 में राज्य है। 7 भाग जो है निर्सित है, अब नहीं लागू होता। 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, 9 ग्राम पंचायत है, 9 का ए नगर निगम है, 9 का बी सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में एससी और एसटी जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी वर्णन है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में आपका संवैधानिक संशोधन हो जाएगा और भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। तो ये भाग जरूर याद रखिएगा, 5 मिनट का काम है भाई, 2 मिनट आराम से आंख करा के देखो ना, याद हो जाएगा। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में गौरव खन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गौरव खन्ना किस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, खेल सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, पैरा बैडमिंटन में कोचिंग देते हैं गौरव खन्ना साहब। उत्तर प्रदेश के जो है इस बार गणतंत्र दिवस पे 12 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इस बार उत्तर प्रदेश के किसी भी हस्ती को पद्म भूषण या पद्म विभूषण या भारत रत्न जैसे अवार्ड नहीं दिया गया है, खाली पद्मश्री मिला है 12 कैरेक्टर को, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। बिहार ऐसा स्टेट जहां पे तीनों कैडर में मिला है, चारों कैडर में, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, है ना। तभी तो उसका रिजल्ट आपके सामने दिख ही रहा है ना। अभी पलटू चाचा हमारे पलट गए हैं। इसके अलावा भारतीय पैरा बैडमिंटन के कोच गौरव बता दिए। इसके अलावा वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये भैया 12, है ना। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था, जो बच्चे बहुत ही सीरियस हैं वही जवाब दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में था, सबसे लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा
यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि इस साल किसी को भी जो है उत्तर प्रदेश से पद्म भूषण और पद्म विभूषण नहीं आया, खाली पद्म श्री आया था। 12 हस्ती जिन्हें पद्म श्री दिया गया 2024 में ये है भैया खलील अहमद भाई साहब, नसीम बानो जो है ये चिकनकारी से संबंधित है और सबसे ज़्यादा जो है आपका पूछे जाने की संभावना नसीम बानो को ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चिकनकारी, जिस प्रकार से बिहार में मिथिला पेंटिंग अपना पहचान रखता है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध मतलब अपनी जो है पहचान रखती है दुनिया के सामने। तो ये चिकनकारी में ज़्यादा पूछा जाएगा। राम सिंह चौधरी इंजीनियरिंग में है, राजा राम जैन लिटरेचर में है, गौरव खन्ना साहब खेल में है, सुरेंद्र मोहन मिश्रा साहब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बनारस घराने के, कल भी बताया था, राधे श्याम पारिक मेडिकल में, नगजीवन रस्तोगी लिटरेचर में, उर्मिला श्रीवास्तव कला में, गोदावरी सिंह कला में, बाबूराम कला में, RK धीमान मेडिकल में। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो कला में है ना उसको अंदर जाके आपको झांकना है कि भाई कौन से कला में है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं। सुरेंद्रनाथ मिश्रा साहब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, गोदावरी सिंह लकड़ी की खिलौना टाइप से कला है वो बनाने के लिए प्रसिद्ध, उर्मिला जो है कजरी उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा यहाँ पे समझा बेटा क्यों लिखा, अच्छा मैं अपने बेटा से बात कर, चलो ठीक है। इसके अलावा बाबूराम पीतल की कारीगरी से, हैंडमेड कपड़ा, हाँ ना पीतल हैंडमेड कपड़ा से जो है आपका हैंडमेड कपड़ा से भी एक जो छूट जाएगा ये बचेगा, ठीक है। नसीमा बानो चिकनकारी से, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपके कला के अंदर भी कौन किससे जुड़ा हुआ है आपको ध्यान रखना है। ये हैंडमेड जो है ना कला में देखिए कौन एक छूट गया तो वही होगा। इनके अलावा वर्ष 2024 के कुल कितने पद्म अवार्ड, तो 132 में कितना है 5, 17 और 110, 17 5 22 और 10 132। 5 पद्म विभूषण वाला को जरूर याद रखना है भैया, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पद्म विभूषण, क्योंकि इसमें कम होते हैं और आपको जो है एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो बिहार का एक पद्म विभूषण हस्ती बिंदेश्वर पाठक साहब बिहार के। उसके अलावा चिरंजीवी एक्टर साउथ इंडिया का, पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला भरतनाट्यम के, लेकिन बैजंती माला एक्सट्रेस भी थी। तो SSC में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कभी ये भी पूछ देगा कि बैजंती माला भरतनाट्यम के अलावा और क्या थी, तो एक्सट्रेस थी भाई। इसके अलावा है ना M वेंकैया नायडू साहब भूतपूर्व हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, इनको भी मिला है। इनको अलावा एशिया महादेश में कौन सी अक्षांश गुजरती है, देखिए भारत ही नहीं एशिया महादेश में जो है सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। मैंने यहाँ पे क्रम लिखा हूँ, इसी वे में आपको याद करना है। टूटी फूटी में इसे याद न करें, क्योंकि मैंने बच्चे को पश्चिम से पूर्व क्रम वाला प्रश्न अटेंड करते देखा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या होता है पश्चिम से पूर्व, सबसे पहले हमारा आएगा काठियावाड़ी प्रांत के पास गुजरात, फिर हमारा राजस्थान का डूंगरपुर, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ का छोटा, इसके अलावा झारखंड, फिर तटीय राज्य पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और लास्ट में हमारा इस कोने में यहाँ पे मिजोरम आ जाएगा। बीच में आपको कटा हुआ भी दिखता है जब आप नक्शा देखते हो, ठीक है। इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य हमेशा जो है ना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चक्कर लगाता है, इसे नहीं समझेंगे आप, एक मिनट में बता दे रहा हूँ। देखिए ये है आपका पृथ्वी, मान लीजिए गोल है, वैसे तो पूरा गोल पृथ्वी भी नहीं है, जैसा कि बहुत सारे मत हैं इसके ऊपर, लेकिन गोल माना गया है, ठीक है। ये देखिए ये 0 डिग्री है, इसे प्राइम मेरिडियन रेखा कहिए या फिर मुख्य भूमध्य रेखा का, सॉरी भूमध्य रेखा कहिए इसे, ठीक है, स्टैंडर्ड भाषा में भूमध्य रेखा कहिए या फिर विषुवत रेखा कहिए, दोनों में से कोई भी आप इसे कह सकते हो, है ना। या फिर भूमध्य, सही है, विषुवत रेखा भी उसे कहते हैं। तो अभी मैंने कहा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, तो यहाँ तक का एरिया मान लीजिए हुआ यहाँ तक का, ठीक है। तो ये जो सूर्य है ना, सूर्य भगवान यहाँ से यहाँ तक एक बार जाता है फिर आता है, एक बार जाता है फिर आता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर के लोग हैं यहाँ पे 2 बार न चला गया भाई, एक बार यहाँ से गया और फिर आया। तो जो इक्वेटर वाले लोग हैं यहाँ पे 2 बार सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं यहाँ पे, इसीलिए जो है कालापन ज्यादा होता है यहाँ के स्किन के लोगों का, जो भी देश है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 180 डिग्री देशांतर का जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली भारतीय नदी माही है। अफ्रीका महादेश में विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा सभी गुजरते हैं। लिम्पोपो नदी, अच्छा विषुवत रेखा को भैया भूमध्य रेखा ही समझना। इसके अलावा लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटता है अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा मोनलम चेनमो महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया, ये लद्दाख में। लद्दाख के अन्य त्योहार में आएंगे तो हेमिस, ये जो है त्योहार भी है, नेशनल पार्क भी है और मठ भी है ना। इसके अलावा स्पुतनिक गस्टर, ये भी महाराष्ट्र लद्दाख में, और लोसार जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश बौद्ध धर्म से है तो मनाया जाता है। 2023 में एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। अब एंथुरियम SSC वाले भाई साहब ये फूल से मेल खाता है, फूल वाला चीज है, 1 वर्ड ट्यूशन में, तो ऐसा नहीं करना है। फूल का
त्यौहार जो है फूलदेई ये उत्तराखंड में होता है ना। और फूलों का त्यौहार कहा जाता है बथुकम्मा तेलंगाना को, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। फूलों का त्यौहार और फूलों वाली त्यौहार, इस दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है, तो समझिएगा, है ना। फूलों का त्यौहार कहे तो बथुकम्मा मारना है, फूलों वाली त्यौहार उत्तराखंड में कौन सी होती है ये तो पूछेगा नहीं, फिलहाल तो फसल वाली है ना। इसके अलावा चचिन चराई महोत्सव 2023 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार में आएंगे तो मोपिन सोलुंग ड्री फेस्टिवल काफी पूछे जाते हैं, ड्री से ध्यान रखें। वितस्ता महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड में लेवेंडर पर भी एक झांकी था, ठीक है, तो लेवेंडर नीला कलर का फूल होता है, इससे सेंट वगैरह बनाए जाते हैं। आजकल जो बॉडी वॉश आया है उसके जो है ज्यादातर फ्लेवर लेवेंडर वाले प्रचार आते हैं आपके एग्जाम मतलब टीवी वगैरह पे, ताकि लोग ले, क्योंकि ये अभी झांकी भी निकाला गया था इनका गणतंत्र दिवस के परेड में, आपने देखा होगा तो देखे ही होंगे, नीला कलर का फूल रहता है। इसके अलावा वितस्ता झेलम का ही पुराना नाम है। इसके अलावा 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह किससे हुआ था। इस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फलना अमुक शासक का विवाह केकरा से हुआ, है ना। चलिए, तो ये कैथरीन से हुआ था, ठीक है, कैथरीन। अब ये कैथरीन कौन थी, तो पुर्तगाली राजकुमारी थी, है ना, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिटेन के जो शासक चार्ल्स द्वितीय यानी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से शादी किए थे। और उस शादी में पुर्तगाली ने दहेज के रूप में मुंबई को दिया था, किसे, अंग्रेज को। बाद में अंग्रेज ने किसके हाथ पट्टा पे दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ पट्टा पे दिया, जैसे इसके पिताजी के जागीर थे, लो दहेज में, ठीक है। इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी विवाह हुआ था कर्नेलिया हेलेना के साथ। ये हेलेना कौन थी मैडम, तो ये थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। सेल्यूकस निकेटर की राजदूत जो है मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ऐसे ही नहीं रहे थे। ये जो है सेल्यूकस निकेटर ये कहा था कि तुम रहो और ध्यान रखना, ऊंच नीच कुछ हो तो बताना, ठीक है भाई, हम फेंक देंगे, है ना। तो ये जो है आपका उन्हीं के दरबार में रह के कौन सा इंडिका नामक पुस्तक भी लिखे थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मौर्य वंश के संस्थापक हैं विष्णुगुप्त के सहायता से धनानंद को हरा के। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की किस पत्नी से आपका बिंदुसार उत्पन्न हुआ था, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के एक पत्नी जिनका नाम दुर्धरा, तो इनसे बिंदुसार उत्पन्न होते हैं। और बिंदुसार के ही बेटे हैं अशोक, यानी अशोक, एक सेकेंड, हाँ, बिंदुसार के बेटे ही अशोक है, सही बात है भाई, बिंदुसार के ही बेटे अशोक हैं, है ना। इनके अलावा बिंदुसार के बेटे अशोक है, सही बात है भाई, सही बात है ना, कंफ्यूज हो गया मैं। देखिए, अकबर की एक पत्नी जोधाबाई है, इनका महल कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है ना। एक बार फिर से थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सही है भाई, सही है। बिंबिसार हरियक में है, सही है जी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुआ था। रजिया कौन है, सल्तनत की प्रथम महिला लेडी, है ना, शासिका है, और ये इल्तुतमिश की पुत्री है। इनके अलावा मंजू भार्गवी का संबंध किस नृत्य से है, कुचिपुड़ी से। मंजू भार्गवी को 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नामक जगह से उत्पन्न हुआ था। इसे आधुनिक श्रेय में ढालने का श्रेय सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। यह प्रमुख क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी के कलाकारों में आएंगे तो शोभा नायडू, गुरु वेम्पति चन्ना सत्य में बहुत पूछा जाता है, अपर्णा सतीशन, दीपिका रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यानी जो भी रेड्डी फैमिली है, हलीम खान, मल्लिका साराभाई, सत्यनारायण शर्मा, दीपा सतीश चंद्रन, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी नृत्य से ताल्लुकात रखते हैं। ये जो मल्लिका साराभाई है ये विक्रम साराभाई की जो है आपका पुत्री हैं। इनके अलावा भरतनाट्यम महिला एकल नृत्य है। मोहिनीअट्टम पूर्णतः महिला से संबंधित नृत्य है, इसमें किसी भी पुरुष को अलाउ नहीं है। सत्रिया सबसे आधुनिक शास्त्रीय नृत्य है जो असम से है, और इसके शुरू करने का श्रेय श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है, जो वैष्णव मत से या फिर भक्ति आंदोलन से प्रेरित हुआ करते थे। इनके अलावा मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुर और कथक, ये हमारे जो हैं 8 क्लासिकल डांस है। 6 क्लासिकल भाषा कौन कौन से हैं, जैसा कि मैं बताया हूं, साउथ का 4, ओडिसी और संस्कृत। साउथ का 4 कौन कौन सा है, बताइएगा कि किस किस स्टेट में कौन कौन से साउथ के भाषा बोले जाते हैं। नहीं तो आधे बच्चे को यही लगता है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सब एक ही है, सब मिलजुल के बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेटेराइट मिट्टी लीचिंग प्रोसेस से बनती है। बहुल क्षेत्र के आसपास किस प्रकार के वन पाए जाने की संभावना है। जहां पे आप लेटेराइट मिट्टी वाला ज्यादातर खेत पथार देखोगे तो वहां पे जो है आपका किस प्रकार के वन आसपास होने की
संभावना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट किया है, कहीं भी सर्च कर लो नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको रिलेट करके सिखाता हूँ, आगे दिन की कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी बताता हूँ भाई साहब। तो अच्छा लगा तो लाइक कर ही दो, मैं देखता हूँ जितना लोग देखता है उतना भी लाइक नहीं करता है। अरे मन में क्यों रख रहे हो बोझ, क्यों रख रहे हो बोझ, कर दो ना लाइक, अच्छा तो लग ही रहा है ना, कब तक छुपाओगे, है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं भाई, क्यों ऐसा, क्योंकि जो लीचिंग प्रोसेस है ना, जो लीचिंग प्रोसेस है वो तीव्र वर्षा का फल है, तीव्र वर्षा का फल है। बहुत ज्यादा वर्षा होगा तब जो है मृदा का लीचिंग होता है, जिसमें जो निक्षेप होकर बहुत नीचे चला जाता है उनके सभी जो भी उपजाऊ चीज सब है, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा वर्षा होता है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए एक वर्षा का स्लैब रखा गया है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना वर्षा। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है ना तब भी होगा जब 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना वर्षा होगी। तो इसीलिए मैंने इसे क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है भाई, कि जहां पे आपका लेटेराइट मिट्टी क्षेत्र होगा उसके आसपास कैसा वन होगा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आप आ गए हैं तो इससे पहले समझिए ये क्या होता है। ये ऐसा वन होता है जहां पे एक साथ कोई एक क्रियाकलाप नहीं हो रहा होता है, अलग अलग क्रियाकलाप हो रहा था। कोई वृक्ष पे फल दे रहा है, कोई फूल दे रहा है ना, कोई पतझड़ कर रहा है, किसी में जो है पत्ते आ गए हैं, तो अलग अलग हरा भरा दिखता है। लेकिन पतझड़ी वन क्या होता है, एक के बार पत्ता गिराएगा और एक के बार आएगा, उसमें बहुत एकता है। तो इसीलिए जो है एक बार शून्य दिखता है, एक बार अच्छा दिखता है, बसंत ऋतु में अच्छा दिखता है ना। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे उत्पाद महोगनी, रोजवुड, रबर ये सब आपको मिलेगा। सिनोकोना, अग्नेय चट्टान से निर्मित पठारी एरिया में कौन सी मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी, क्योंकि अग्नेय चट्टान या बेसाल्ट के बेल्ट के क्षरण से बनता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेगूर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छा होता है, साथ ही साथ तंबाकू की खेती भी अच्छा होता है। भारत में अधिकांश मिट्टी जलोढ़ दूसरे स्थान पे है ना, और अधिकांश मिट्टी जलोढ़ पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे काली मिट्टी है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। मैंने कहा खादर नया को और बांगर जो है पुराने को। और ये नया और पुराना कौन डिसाइड करता है, वहां पे लोग बैठा रहता है कि तुम नया हो रहे तुम पुराना हो, नहीं, ये जो है नदी से लाया गया निक्षेप डिसाइड करता है। जहां पे नदी का निक्षेप अभी अभी करंट में पड़ा है तो हो गया आपका खादर, और जहां नहीं पड़ा है 2 साल से या फिर पिछले साल नहीं पड़ा था, इस साल नहीं पड़ा, तो बांगर हो गया भाई उस खादर की अपेक्षा। समझ गए ना, गांव घर में जिसके गांव में बाढ़ आता है इस चीज आराम से समझते होंगे। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है अपने स्तर पे, और पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में योजना आयोग के द्वारा बांटा गया था। यह बात कल भी किया था। इनके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहां से कहां जाता है, धुबरी से सादिया को जोड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है, 890 किलोमीटर। ये धुबरी से सादिया को जोड़ती है, और ये किस नदी प्रणाली में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, माजुली। और दुनिया में सबसे बड़ी आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। ये कहां पे है, ये डेनमार्क में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, चेमाडिंग ग्लेशियर, तिब्बत के मानसरोवर स्थित, जहां पे उसे सांगपो और भारत में प्रवेश करता है तो उसे दिहांग कहा जाता है। बाद में यह गंगा के धारा में मिलती है बांग्लादेश के अंदर जाने के बाद, और वहां पे जो है संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और बांग्लादेश में कुछ स्वतंत्र भी ये प्रवाहित होता है तब गंगा में मिलता है, ऐसे मान लीजिए। ये ब्रह्मपुत्र है और ये गंगा की धारा है, तो इसे जो है मेघना और यमुना कहते हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और जब ये मिल जाता है तब ये वाला मेघना हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये सभी मेजर जलमार्गों में सबसे लंबी है, 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ेगा। ये गंगा नदी प्रणाली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बार ऑप्शन में गंगा नदी देवे नहीं किया है ना, तो उस समय हम हुगली नदी से काम चला लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा का जैसे ही 2 नदी के मिलने से बनता है अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में, उसी प्रकार जो है ना, इंडिया छोड़ने के पहले गंगा नदी, गंगा मैया 2 भागों में फिर से बढ़ जाती है। वो हुगली कहलाती है और वो गंगा जो कहां चली जाती है भैया, बांग्लादेश में। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये मालाबार प्रदेश में है। केरल के प्रदेश को हम मालाबार तट कहते हैं, है ना। गोवा के जो तट हैं उसे हम कोकण तट कहते हैं। गुजरात के जो तट हैं उसे हम काठियावाड़ी तट कहते हैं। पूर्वी घाटी के तट को हम कलिंग तट कहते हैं, या फिर सरकार के रूप में भी उसको जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा भाई, काम आएगा आपको, है ना। भारत में भारी जल संयंत्र कहां पे है, तालचेर उड़ीसा में है। देश में सर्वाधिक लंबे हाईवे कौन है, NH-44। ये कहां से कहां, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है, श्रीनगर से कन्या, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर। देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है ना, ये आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देश में सर्वाधिक पुल लंबा कौन सा हो गया, अटल सेतु, कहां पे, बंबई, 12 जनवरी 2024 को ही मोदी साहब उद्घाटन किए हैं। भारत में ही नहीं विश्व में सबसे लंबी प्लेटफार्म कौन सा हो गया, तो कर्नाटक, पहले गोरखपुर था तो बदल गया है। इसके अलावा जो बरका ब्रिज बना है ना वहां पे मुंबई में, तो उसकी चार्ज भी बरका है भाई, ठीक है।
अगर एक बार आप कार पार्क करोगे ना, एक बार आप कार को पास करते हो यहाँ से तो 250 रुपया लगता है। एक पूरे दिन की कार अगर आप पास करते हो तो है ना ये 600 रुपया लगता है, और महीना का अगर पास लेते हो तो करीब 10,000 के करीब है। तो ये महंगा भी है क्योंकि भाई टाइम बहुत बचाता है। जहाँ पे 2 घंटा लगना है वहाँ पे मात्र जो है ये बहुत कम समय में आपको पहुँचा देता है ना। अल्लाह, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम संप्रभुत्व सुल्तान कौन था? तो प्रथम जो संप्रभुत्व संपन्न सुल्तान बना दिल्ली का ये इल्तुतमिश है ना। इल्तुतमिश जो है संप्रभुत्व सुल्तान था दिल्ली का। इल्तुतमिश गुलाम वंश के अलवरी तुर्क, जो गुलाम वंश के तृतीय शासक हुए। अलवारी तुर्क मतलब आपसे पूछता भी है कि गुलाम वंश के अधिकांश शासक कैसा था? अफगान की तुर्क, तो आप कहते हो जी तुर्क, है ना। तो ये जो है इल्तुतमिश तुर्क थे। ये गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बाद बैठा था गद्दी पर। गुलाम वंश के वास्तविक फाउंडर भी इसे कहा जाता है, और मेन में फाउंडर कौन है? तो ऐबक है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सुल्तान गढ़ी का मकबरा शमसी, हौजे शमसी, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने अपना मकबरा खुद बनाया था जिसका नाम भी इल्तुतमिश का मकबरा है, ठीक है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने के पहले बदायूं का शासक था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने तुर्कान या चिहलगानी दल का गठन किया, चांदी का टका भी चलाया और तांबे का जीतल भी चलाया, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलवाए, अस्थायी सेना परमानेंट सेना रखने का प्रचलन स्टार्ट किया, सेना को नगद वेतन देने का कार्य किया, सीरी का किला बनवाया, 1000 खंभा महल बनाया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लगवाई। अपने आप को सिकंदर एसानी यानी दूसरा सिकंदर कहा करता था। दक्षिण विजय में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले मलिक काफूर की अगुवाई में 1307 में देवगिरी पे आक्रमण किया था, ठीक है। कल मैंने बताया था कि 1307 में जब देवगिरी पे आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी के शासक कौन थे, इसीलिए मैं जानबूझ के न तो बताऊंगा न लिखूंगा, आप लोगों से डिमांड है। देखता हूं कि क्लास अटेंड करते हो कि नहीं, कि सिर्फ नाम पे जाते हो। इसके अलावा सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन तुगलक वंश ने किया था 1320 से 1414, और सबसे कम दिन तक शासन जो है ये खिलजी वंश का रहा था 1390 से 1320 यानी 1290 से 1320 यानी लगभग 30 वर्ष तक, ठीक है। 5 वंश गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी इस प्रकार है। इसके बारे में सभी डाटा मैंने पास्ट के क्लास में आपको दे दिया है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कि लौह एवं रक्त की नीति बलबन तो चलाया था जो गुलाम वंश का था, लेकिन इसे समाप्त कौन किया था? तो फिरोज शाह खिलजी। देखिए फिरोज शाह खिलजी में आप कंफ्यूज हो गए ना, फिरोज तुगलक है, फिरोज शाह खिलजी तो नहीं सुने होंगे, लेकिन जो फिरोज जलालुद्दीन खिलजी इसका पूरा नाम था, जो खिलजी वंश के संस्थापक भी थे। तो यहां आप कंफ्यूजन दूर कीजिए। इसके अलावा बलबन जो है, आप देखिए मैं यहाँ पे स्टार लगा के कुछ आपसे पूछा हूँ, आपको जवाब देना है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, नादिर शाह इत्यादि को याद करते हुए पिछले क्वेश्चन को अपने मन में रिवीजन करें कि इनसे आपने अभी तक क्या क्या जाना है इनके बारे में, है ना। यही है पढ़ने की सही तरीका। गैलेटिया नेशनल पार्क भारत में कहाँ पे है? यूटी या फिर राज्य कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। भाई अंडमान निकोबार में देश के सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन नेशनल पार्क कहेगा तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है। इसके अलावा अंडमान निकोबार के अन्य नेशनल पार्क में या फिर वन्य जीव अभयारण्य में आएंगे तो कौन सा? भाई कंपावेल, है ना, कंपावेल। एगो आपका केम्पागोड़ा है ना, बिल्कुल जो है आपका वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं मांगता बाबा। ये देखो एगो केम्पागोड़ा, ये बेंगलुरु में है, ये कर्नाटक में है। केम्पागोड़ा का मूर्ति भी है और केम्पागोड़ा स्थल भी है। ये कहाँ पे? कर्नाटक बेंगलुरु में है। ये कंपावेल है, ठीक है भाई। ये गलेटिया और पिग्मेलियन का आपने कहानी पढ़ा होगा 10th के 10वां क्लास के हमारे सिलेबस में था। महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, रानी झांसी, मरी नेशनल पार्क, सैडल पीक, ये सभी के सभी कहां पे है? आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। बैरम द्वीप इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान में है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान से कार निकोबार को मैंने कहा था छोटका से बड़का, लिटिल माने होता है छोटा, तो जोड़ते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है दोनों का नाम सेम रहेगा, मालदीप मिनिकॉय, दोनों का पहला अक्षर जो है प्रथमा अक्षरी सेम है, मौ है, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल दोनों का अलग रहेगा, लक्षद्वीप से मिनिकॉय, है ना। इसके अलावा मिनिकॉय में कौन सा भाषा? दिवो ही, क्योंकि हाईलाइट का विषय है अभी। जो यहाँ पे आपका मालदीव है ये हाईलाइट हुआ है ना भाई, इसके बारे में सब कुछ ध्यान रखेंगे। भाषा दिवे ही बोला जाता है ना। हाँ सही है। इसके अलावा जो आपका माले इसकी राजधानी है और एशिया में सबसे छोटी कंट्री है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, भारत चीन के बीच मैकमोहन है, भारत श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू और मध्य और आपका जो है राम सेतु भी है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा है ना। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है, ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड महोदय ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक डेड वाला 1665
लेवेनहॉक जिंदावाला 1674, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल, 83 परमाणु क्रमांक से अधिक वाले तत्वों के साथ ये घटना घटती है, अल्फा बीटा गामा निकलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, यहाँ पे गोल्डस्टीन भी हो सकता है इनके जगह पे, और न्यूट्रॉन का आपका चैडविक। इसका ईंट पर नाच जो है हम लोग याद किए थे, आप लोग कैसे याद रखे हैं ये तो आप ही जानेंगे ना, हम बताए थोड़ी कभी हमको। आप न्यूट्रॉन की खोज जो है पॉली किए थे, ये न्यूट्रिनो है, देखिए ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रिनो है, ये दोनों अलग अलग चीज है। एक एक्स किरण की खोज जो है विलियम रोएंटजन ने किया था, है ना, इसे जो है फिजिक्स के क्षेत्र में पहला आपका अवार्ड भी दिया गया था। यहाँ पे एक्स को जो है एक लिखा गया है, करेक्शन करके देंगे बाद। इसके अलावा पैरावैज्ञानिक किरणों की खोज जोहानसन रिटर ने किया था, डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। जनगणना 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिला में सबसे कम जनसंख्या है, तो महोबा में। ये महोबा कहाँ पे है, तो आप सभी जानते हैं ना, ये आपका बुंदेलखंड वाली इलाका में। आल्हा उदल का नाम सुने हैं, तो यहाँ पे इमेज भी है, बड़े बड़े हाथी बनाए हैं, है ना, यहाँ पे महोबा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये सब है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है, अभी मैंने बताया ही था। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश में सबसे अधिक 20 करोड़ और 20 करोड़ी या फिर 10 करोड़ के पार करने वाले मात्र 3 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर हमारा बिहार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट 67.72 जो औसत से कम है। देश में कितना है, 74.04। उत्तर प्रदेश के मेल वाला 77.3 और फीमेल वाला 57.2। राष्ट्र में पूरे राष्ट्र में मेल का कितना है 82.14 और फीमेल का कितना है 65.46, ठीक है। सबसे अधिक साक्षर गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम साक्षर श्रावस्ती है। देखिए महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे सबसे अधिक जो है उपदेश दिए थे, इसका मतलब हम इनके लाइन पे नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 और पूरे भारत का 943। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का और सबसे कम लिंगानुपात जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखल है आपका कौन भैया, गौतम बुद्ध नगर। इसके अलावा वर्तमान में 2023 तक कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के मंत्री के रूप में किसे अब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो श्रीमती जुबीन ईरानी को जो है अतिरिक्त प्रभार के रूप में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की भी चार्ज सौंपा गया है। वर्तमान में जनजातीय मामले के मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा। ये मुंडा देख के पकड़ लीजिएगा, बिरसा मुंडा वाला आंदोलन आपको याद होगा, है ना, तो इससे आप पकड़ सकते हैं याद रखने के लिए। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री है तो सबसे लोकप्रिय चेहरा है, तो ये आपके सब ऐसे ही याद होंगे, नितिन गडकरी साहब। काफी सारे चीजों का जो है मतलब उद्घाटन किए थे। इनके अलावा ज्योतिराव सिंधिया ये नागरिक उड्डयन मंत्री, साथ साथ में इनको अतिरिक्त प्रभाव मिला है इस्पात मंत्रालय का, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल ये कानून मंत्री है ना, और ये जो आपका लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आया था इन्होंने ही राज किया था। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय अंग्रेज वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड वेलिंगटन थे 1935 के समय वायसराय। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन को लगाया गया, अब प्रांतों में द्वैध शासन जो 1919 के अधिनियम यानी आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना में आया था उसको समाप्त किया गया। तो दोनों को ध्यान से देखिए, नहीं तो द्वैध शासन दो बार सुन के जो है कंफ्यूज ना होना है। एक बार क्या हुआ, पहले प्रांत में लगाया, पहले 1919 आएगा कि पहले 1935 आएगा, कोई मुझे बताओ। तो पहले 1919 आएगा, तो पहले प्रांत बड़ा होता है कि पहले जो है केंद्र बड़ा होता है, कोई मुझे बताओ। तो पहले प्रांत छोटा होता है, केंद्र बड़ा होता है। बहुत अच्छा सीरियल ही है। 1919 में प्रांत स्तर पे द्वैध लगाया, जब 1935 का अधिनियम बना तो ये वाला क्लोज और फिर जो है पूरे केंद्र में लग गया, ठीक है, समझ गए। इसी अधिनियम के तहत भारत से बर्मा भी अलग किया गया था। बर्मा पहले भारत का ही भाग था। भाई सोचो कितना बड़ा अखंड भारत होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, है ना। इसके अलावा संविधान पूर्ण रूप से लागू होने तक भारत की जो व्यवस्था है शासन वाली वो कौन से नियम से चला, तो भारत सरकार 1935 से ही चला। इसके अलावा वर्तमान संविधान पे सबसे अधिक छाप किसकी है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की है। द्वितीय विश्व युद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो। कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड बेबल कब आया था भाई, 1946 के अंदर आया था। 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिप्स। सती प्रथा के अंत विलियम बेंटिक 1829। पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, आप लोगों से आंसर प्लीज। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी बताता हूं, बताइए कौन थे इसके समय, है ना। इसके अलावा पायनियर नामक पत्रिका जो 1865 में चलाई जाती थी उत्तर प्रदेश के किस स्थान में छपती थी, तो ये इलाहाबाद में अंग्रेजी प्रेस में छपती थी। पायनियर इनका नाम ही है अंग्रेजी में, पायनियर, है ना। तो ये जो है अंग्रेजी प्रेस इलाहाबाद से छपाई होती थी इस पत्रिका की 1865 में, पायनियर की। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष संचालन करते थे इसका, ये कोलकाता से छपता था और यह बंगाली भाषा का पत्रिका था 1868 के काल में। मराठा पत्रिका नाम से स्पष्ट
ये जो है बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ टाइप से है ना, और ये मुंबई से रिलीज हुआ था और यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ये इसकी महत्व आप एग्जाम में लाने के लिए इसे जो है मजबूर करता है, एग्जाम में आता है। क्यों? क्योंकि भाई मराठा का भाषा पूछ लेगा ना तो अधिकांश बच्चे मराठी लिख देंगे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक साहब बहुत ही ज्यादा मतलब तेज दिमाग के थे। इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट उस समय चल रहा था, है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। तो अंग्रेजों को भनक न लगे इसीलिए नाम तो रखा मराठा लेकिन लिखे अंग्रेजी में। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1879 में कोलकाता में अंग्रेजी भाषा में। हिंदी पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी तथा गिरीश चंद्र घोष के द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया कोलकाता से। संवाद कौमुदी आपका बंगला में लिखा गया था। मिरातुल अखबार आपका फारसी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के बारे में काफी चीज बता दिया हूं, जो भी सभा है या फिर उपाधि वगैरह है या फिर भारत में इसे क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी है, भारत के प्रथम समाचार पत्र तथा प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम आप लोगों को बताना है। जैसे मैं आपको उनको जो है बताता हूँ, जुगल किशोर के द्वारा चलाया गया था और एक आपका जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा चलाया गया था। बताइएगा इन पत्रिका का नाम क्या था। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा शहर अब उत्तर प्रदेश के राजधानी के रूप में नहीं रहा है कभी भी? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। इसमें से ऑप्शन में देखते हुए वाराणसी जो है राजधानी के रूप में चिन्हित नहीं हुआ, लेकिन बनारस की संधि हुआ है। ठीक है भाई, तो बनारस राइट आंसर होगा। बाद बाकी आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और फैजाबाद। फैजाबाद भी उत्तर प्रदेश के राजधानी के रूप में रहे, भले कम ही दिन रहे। उत्तर प्रदेश में अब तक आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद राजधानी के रूप में रह चुका है। अब बनारस की गुणगान हम करेंगे, है ना। बनारस की संधि ना किसके किसके बीच? बैरन हैंगस्टस और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के बीच 1773 में हुआ था। 1773 में कौन सा एक्ट आया था भाई, कोई बताएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसके अलावा 1774 में इसी एक्ट के जो है थ्रू आपके कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बनारस का नाम किस नदी के नाम पे है? तो वरुणा और अस्सी नदी के नाम पे रखा गया है बनारस, है ना। 2015 में यूनेस्को ने बनारस को संगीत की नगरी घोषित किए थे, है ना। इनके अलावा संघाई और अभी ग्वालियर को भी किया है इसी प्रकार का। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन बनारस को अपना पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था, जो SCO है ना, SCO संस्था। इसके अलावा प्रमुख धमेक स्तूप कहाँ पे है? तो ये बनारस में है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है। देव दिवाली बनारस में होती है। गंगा महोत्सव बनारस में होती है। बनारस पास्ट में महाजनपद की राजधानी रह चुका है किसका भैया? काशी का। इसके अलावा महाजनपद 16 थे। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोगलीपुत्र तीस के द्वारा। बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के समय कौन सा होती है? तीसरी वाली। कब होती है? 250 ईसा पूर्व में। इस संगति में अधीम पिटक नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? मोगलीपुत्र तीस होते हैं और इस ग्रंथ की रचना में भी इन्हें श्रेय दिया जाता है भाई। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 BC में होता है, राजगीर में करवाया जाता है और हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु जो है सत्ता में होते हैं और उसके जो अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप होते हैं। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा पहला और दूसरा में 100 वर्ष का गैप है। देख लीजिए 483, 383, तो फिर कहोगे आप घट रहा है भाई, तो BC जो है पीछे में चलेगा, तब 0 पे आएगा, तब 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है ये आपका 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय, और इसका जो अध्यक्ष थे सबकमीर थे, है ना। इनके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ है। अगर आपसे कल होकर कोई पूछे कि भाई कौन सा बौद्ध संगति जो है ईस्वी में हुआ, बाद बाकी BC में हुआ था, तो ये ईस्वी में है आपका चतुर्थ वाला 91 में। ये आपका कनिष्क के समय हुआ था कुंडलबन कश्मीर में, और वसुमित्र जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है भाई। इनके अलावा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं, है ना। मृत्यु कहाँ पे होती है? कुशीनगर में होती है, मल्लों के संरक्षण में, मल्लों की राजधानी उस समय। इसके अलावा सारनाथ में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और माफ कीजिएगा, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। कहाँ गलत लिख दिया? अरे एक सेकंड भैया, प्रथम उपदेश सारनाथ में, हाँ प्रथम उपदेश सारनाथ में। सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। इतने भी दोष मत दो अपने आप को मेरे भाई, है ना। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। प्रथम उपदेश सारनाथ में। इसके अलावा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था, और अभी आपने देखा कि ये श्रावस्ती जो है यहाँ सबसे ज्यादा सबसे कम लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश में 2011 सेंसस के अनुसार। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। गुरु 3-4 आदमी का पूछता है, महात्मा बुद्ध का पूछता है, एक आपका जो है अरस्तु का पूछता है, एक आपका सिकंदरों का पूछ लेता है गुरु, एक आपका शिवाजी का पूछता है। शिवाजी के 2 गुरु थे, वो रामदास, एक कोंडव देव। तो रामदास थे आध्यात्मिक और कोंडव देव थे राजनीतिक गुरु। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पूछे तो
बताइएगा चाणक्य बताइएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी का पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस का चित्तरंजन दास बताइएगा। ये सब जो है गुरु पूछते हैं भाई। इसके अलावा बुद्ध कौन से भाषा में उपदेश देते हैं? पाली भाषा में। बाद बाकी महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण जो है 75 बार बता चुके हैं। 2 जैन संगति होती है, एक पाटलिपुत्र में पहला और दूसरा बल्लभी गुजरात में होती है। निम्नलिखित में से पाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है क्या? तो नहीं भाई, वायुमंडल में तो सबसे ज्यादा क्या होगा भाई? नाइट्रोजन होगा। इसके अलावा ब्रह्मांड में नाइट्रोजन होता है क्या? नहीं भाई, हाइड्रोजन होगा। पृथ्वी पर ऑक्सीजन, ये सही है। उपयुक्त सभी सही है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पे हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तत्व की जो है बहुलता देखते हैं। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है तत्व की उपस्थिति। इसके अलावा सिलिकॉन 2 नंबर पे होता है, लेकिन धातु में कहेगा ना तो फिर एल्युमिनियम होगा, पहला स्थान रखेगा। आइए फिगर के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि कैसा भैया। एक बार आप कहते हो कि पहला होगा, फिर तीसरा होगा, फिर कहते हो पहला होगा। देखिए ये जो नीला वाला है ना, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो कोई धातु नहीं है ना भाई, इसे तो तत्व कहेंगे, है ना। तो ये तत्व सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। दूसरा स्थान पर देखिए सिलिकॉन 27% के करीब है, तो ये भी तत्व है। और ये क्या है? अर्धचालक में आ जाएगा सिलिकॉन। ये आपका जो उपधातु कहिए, है ना, जो 7 को है उसमें से वो सिलिकॉनो है ना। तो ये देखिए, लेकिन एल्युमिनियम जो धातु है देखिए ये 8.1% है। बाद बाकी इतना में कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 5-6 को लिखा है। तो आप देख लीजिए ना, तीसरा मेजोरिटी एल्युमिनियम का है, धातु में पहला मेजोरिटी हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग लिखा भी गया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इनके अलावा आते हैं ब्रह्मांड में, चलते हैं थोड़ा सा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। और इन्हीं गैसों के प्रधानता के कारण सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और सूर्य के ऊर्जा का यही कारण है ना। इनके अलावा वायुमंडल में सर्वाधिक क्या होता है? नाइट्रोजन 78% और दूसरा ऑक्सीजन 21%। इनके अलावा पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं। कौन? क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, है ना। वायुमंडल के 5 लेयर, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इन सबको जो है व्याख्या कर चुका हूं, किस मंडल में क्या होता है, कहां हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, कहां वर्षा आते हैं, कहां रेडियो तरंग संचारित होते हैं। नवंबर 2023 में वनडे क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी सबसे तेज 100 विकेट लिया है? तो शाहीन अफरीदी। कहां का है भैया? पाकिस्तान का। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के जो है मुख्य खिलाड़ी हैं। भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी। वनडे क्रिकेट में पहले भारतीय कप्तान कौन है भैया? तो जो इंटरनेशनल मैच में कप्तानी की, तो कपिल देव साहब। ये 1983 में भारत को वर्ल्ड कप दिलाए, पहली बार, थर्ड वर्ल्ड कप, 3rd एडिशन। इसके अलावा भारत के टेस्ट टीम के प्रथम कप्तान लाला अमरनाथ। दुनिया में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन मारने में सचिन तेंदुलकर, दूसरा जो है कुमार संगकारा श्रीलंका, तीसरा विराट कोहली, चौथा रिकी पॉन्टिंग और जो है 5वां सना जयसूर्या है ना। देखिए विराट कोहली 5 पे था, बहुत कम समय में 2 स्थान की जो है सुधार कर लिया है। संकारा को थोड़ा दिन में हटाएंगे, फिर सचिन साहब को बहुत दिनों में जो है हो सकता है कि रिप्लेस करे। इनके अलावा सबसे अधिक विकेट टेस्ट में मुथैया मुरलीधरन। इसके अलावा T20 में टीम सऊदी के नाम है। पहले साकिब अल हसन को जानते थे और आजकल में बदल गया तो बता नहीं सकते भाई, लेकिन ध्यान देखिएगा थोड़ा, है ना। इनके अलावा कृषि व्यापार क्षेत्र, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज बदल गया तो फिर मैं बता रहा हूँ कि नहीं है, नहीं बाद में सही है भाई। कृषि व्यापार क्षेत्र से संबंधित MSP का फुल फॉर्म, तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये आपका जो है MSP का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम कृषि लागत। तो ये आपका जो है ये आपका करता है भाई कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये करता है भाई CACP के द्वारा, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इनके अलावा मुद्रा का मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ध्यान रखेंगे। इरडा का, इरडा क्या है? बीमा क्षेत्र में है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, हैदराबाद में 1999 में स्थापना हुआ था। नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में आया था। SLR सिल्ट्री लिक्विडिटी रेशियो, ये कौन है? RBI के द्वारा जारी किया जाता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो RBI का चीज है। सेज, सेज क्या है? बंदरगाह वगैरह क्षेत्र जो होता है ना, मैं यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इनके अलावा आपका सेज में आ गए, यानी आप भूगोल में आ गए, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं भूगोल का चीज। तो इंसो, इंसो का क्या होता है? अल नीनो सॉदर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। इसके अलावा अगला है कि क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो आप जान गए कि शैवाल का है। क्लोरोफाइसी को हम हरा शैवाल कहते हैं क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है भाई। इसके अलावा रोडोफाइसी, इसमें लाल शैवाल आते हैं, और फियोफाइसी में ब्रॉन्ज शैवाल आते हैं, ठीक है। ये कुल का नाम है। अगर आपको कहे तो ये क्लोरोफाइटा बनेगा, इससे रोडोफाइटा बनेगा और इससे फियोफाइटा बनेगा, अगर शैवाल का नाम पूछे तो, ठीक है। ये कुल है। शैवाल सजीव जगत के जो है किस समूह में आएंगे? थैलोफाइटा समूह में। और सजीव जगत में थैलोफाइटा समूह जो है सबसे विस्तृत समूह है। इस समूह के पेड़ पौधे में पत्ती तना अलग अलग नहीं होते हैं, सब एक में होता है। और शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। आपको शैवाल देखना है, बारिश के बाद कहीं भी देख सकते हैं, गाँव घर में, या फिर अपने हैंड पैप के पास भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित
राजकीय चिन्ह में किसका मिलान सही है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह वृत्त के अंदर 3 मछली है क्या? नहीं भाई, वृत्त के अंदर 2 मछली और तीर कमान है। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष अर्जुन है क्या? नहीं जी, अशोक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प पलाश है, एकदम पलाश सही है। उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल मलखंभ है, नहीं जी, हॉकी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पलाश का फूल आपने देखा होगा, जब सवेरे गिरता है ना, बड़ा मजा आता है, तोता के जैसे दिखता रहता है, कलर भी इतना लाल, इतना मस्त। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है पलाश का फूल, है ना। पानी में डाल दीजिए, रात को सवेरे पीजिए, पेट का बहुत सारा जो प्रॉब्लम है दूर हो जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह वृत्त के अंदर 2 मछलियां का निशान और तीर कमान। इसके अलावा जिसको भाई लगे वही करना भाई, नहीं तो करने लगना। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष अशोक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल हॉकी है। ये मुझे भी कोई बताया था, तो मेरे पेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता था, तो मैंने करके देखा, तो बताया ही था आप लोगों को। इसके अलावा मलखंभ खेल का संबंध है ना, ये आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ज्यादातर होता है मलखंभ। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी जो है ये सारस है ना। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा है ना। इनके अलावा खेल के प्रतिष्ठा की प्रमुख पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भैया 1985 में हुआ था। 2023 के लिए 8 कोच को दिया गया, क्योंकि यह सिर्फ कोच को ही दिया जाता है। खेल में और कौन कौन से पुरस्कार है जो अपने को याद रखना है भाई? तो एक तो आपका अर्जुन पुरस्कार है, जिसे याद रखना है, जिसकी शुरुआत कब होती है? 1961 में होती है। 2023 के लिए कितने खिलाड़ी को दिए गए हैं? तो आप कहेंगे भाई 26 खिलाड़ी को दिए गए हैं, है ना। इसमें कुछ चुनिंदा खिलाड़ी का नाम बता दिया हूं मैं। नियमित सेक्टर में श्री ललित कुमार को कुश्ती में, आरबी रमेश को शतरंज में, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हो रही है। महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स, श्री शिवेंद्र सिंह को हॉकी में, श्री गणेश प्रभाकर को मलखंभ में। ये हो गया आपका नियमित श्रेणी। और नीचे है लाइफ टाइम अचीवमेंट। हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट की क्वांटिटी कम होती है। मान लीजिए ये पद्म विभूषण है और ऊपर वाला पद्म भूषण है, समझ लीजिए। कल मैंने आपको दिखाया था उस वाले क्लास में कि भाई जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसके रेगुलर श्रेणी में आप लोगों से पूछ लिया था, तो आप लोगों ने बताया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। लेकिन जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट में है उनके 3 नाम थे, है ना। तो मैंने कल वहां पे इंट्रोड्यूस आपको करवाया था। तो मैं चाहता हूं कि भाई हर एक सेक्टर से आपको जो है बता दिया जाए जहां से क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर किसी को भी पीडीएफ संबंधी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, लिंक क्लिक करके आप बात कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय मित्रों, है ना, जय श्री राम।